गुड मॉर्निंग क्लास। ये ज़िंदगी आपको उतना ही देगी जितना आप ज़िंदगी को देंगे, ना एक रत्ती कम और ना ही एक रत्ती ज़्यादा। तो अपनी इस ज़िंदगी को ऐसा कुछ दीजिए, ऐसा इफ़ेक्ट इसमें डालें कि ये फ्यूचर में आपको फ्रूटफुल इफ़ेक्ट दे। तो आपको जो मेहनत करनी है वो इतने ज़ोरों शोरों से करनी है कि जो आपकी सफलता है वो शोर मचा दे। तो इसका मतलब ये है कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो आपको टाइम के हिसाब से नहीं करनी कि आपको इतना टाइम देना है। आप जितना टाइम दे रहे हो उसमें अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइज, इससे पहले हमने अकाउंटिंग क्या है, उसके बेसिक्स क्या है, बेसिक टर्म्स क्या है, ये हमने सीख ली है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं। तो इन सबको देखने से पहले आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बता देती हूँ कि पिछले टाइम में क्या होता था। पिछला टाइम मतलब कुछ सालों पहले क्या होता था कि जो कंपनीज रिकॉर्ड तैयार करती थी उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते थे। तो उन प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए ही वो रिकॉर्ड्स क्या किए जाते थे, तैयार किए जाते थे। और जो रिकॉर्ड्स तैयार किए जा रहे हैं उनमें जो प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं उनको क्या कहा जाता था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता था, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आप उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, उन कंसेप्ट, उन कन्वेंशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तैयार किए गए थे उनको किस नाम से जाना गया था, गैप के नाम से जाना गया था, GAAP, गैप। गैप की फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या होती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी कंपनीज हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं वो इस गैप को फॉलो करते हैं। अब इस गैप के अंदर क्या आते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे बने, हमारे सामने जो भी बिजनेसमैन थे उनके सामने क्या हुआ कि कुछ चीज़ हमें समझानी थी, कुछ चीज़ हमें रिकॉर्ड करनी थी, ठीक है। और रिकॉर्ड करते करते हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखते देखते हमें क्या मिले, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मिले। तो पहले क्या आई, पहले हमारे पास प्रॉब्लम्स आई। अब प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए हमने क्या किया, उनके सॉल्यूशन ढूंढे, ठीक है, एनालाइज किया, उनको सर्वे किया और उन सर्वे से हमें जो रिजल्ट्स मिले उनके बेसिस पर हमने क्या बना दिया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन कंसेप्ट्स बना दिए, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कौन से 2 पार्ट्स हैं, पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो आइए दोनों को हम देखते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, तो फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो ध्यान से समझिएगा कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है कि इसके अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस है और उस बिजनेस में काम करने वाला उसका ओनर, दोनों ही अलग अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं कि जो ओनर है वो अपने अकाउंट्स अलग से प्रिपेयर करता है और बिजनेस के अकाउंट्स अलग से तैयार किए जाते हैं। तो इसका मतलब बिजनेस अलग हुआ और जो उसका ओनर है, जो उसका मालिक है, वो अलग हो गया। अगर उस बिजनेस से वो मालिक पैसे निकालता है तो उसको क्या कहा जाता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से अगर वो मालिक पैसे निकालता है तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। और उस ड्राइंग्स को बिजनेस के रिकॉर्ड में क्या किया जाएगा, एंटर किया जाएगा, उसकी एंट्री की जाएगी। क्यों की जाएगी, वो तो मालिक ने निकाली है तो नहीं होनी चाहिए थी एंट्री, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस है वो अलग है और जो उसका ओनर है वो अलग है, इसलिए क्या हुआ, उनकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, उस ड्राइंग्स की रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। दूसरा ये कि जो भी बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो कौन होगा, उसका ओनर होगा, ठीक है। तो जो पैसा ओनर के द्वारा लगाया जा रहा है उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैपिटल। अब जो ये कैपिटल लगा रहा है तो बिजनेस की लायबिलिटी बनती है कि उसके लिए क्या है, ये एक कर्जा है, बाहर से लिया हुआ या ओनर से लिया हुआ एक कर्जा माना जाएगा बिजनेस के लिए। तो बिजनेस को ये कर्जा क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा और इसलिए ही इसको क्या कहा जाता है, कैपिटल। और ये भी एक तरीके की इंटरनल लायबिलिटी कही जाती है, ठीक है। तो यहाँ से समझ आया ये कंसेप्ट।
उसके बाद आता है सेकंड कंसेप्ट हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब हुआ कि जो भी आप अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन करोगे वो उन्हीं फॉर्म की करोगे जिनको आप मनी में मेज़र कर सकते हो। देखिए बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिनको आप मनी में मेजरमेंट जिनका आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या करना है कि उन ट्रांजैक्शंस को छोड़ देना है जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लेनी है जिसको आप मनी में मेज़र कर सकते हो। अब मान के चलते हैं कि एक बिजनेस में 7 घोड़े हैं, ठीक है, 12 कुर्सियां हैं, ठीक है, और हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब कुछ रॉ मटेरियल है, हमें क्या पता उसकी अमाउंट कितनी है। जब तक हमें ये नहीं पता कि उन 7 घोड़ों की वैल्यू 7 लाख है, जो फर्नीचर है, ठीक है, उस फर्नीचर की वैल्यू 8 लाख है, ठीक है, और जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा है वो 15 लाख। तो जब हमने इसका मनी मेजरमेंट कर दिया है तो ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब तक उसका मनी मेजरमेंट नहीं होगा वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो फाइनली हम यहाँ से कह सकते हैं कि बिजनेस में या अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी की फॉर्म में है। हालांकि हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मनी की फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो क्वालिटेटिव नेचर की होने की वजह से हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग उन्हीं की होती है जो क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं, ना कि क्वालिटेटिव। नेक्स्ट आता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि हम ये मानकर चलते हैं, ये मानकर अकाउंटिंग करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। अब जो भी अकाउंटिंग की जाएगी, अगर हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो ऐसे तो नहीं होता कि हमने आज बिजनेस खोला, 1 साल बिजनेस किया और फिर बंद कर दिया, इस पर्पज़ से तो हम बिजनेस नहीं खोलते हैं, ठीक है। हम जो बिजनेस करते हैं वो इसी पर्पज़ से करते हैं, जो कैपिटल लगा रहे हैं वो इसी पर्पज़ से लगाते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो एक लंबे समय तक चलता रहे। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं वो उसके लिए एक अकाउंटिंग पीरियड सेट किया जाता है, ठीक है, और जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो इसी को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है कि जो हमारा कंसेप्ट है हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की हमारा बिजनेस फ्यूचर तक लॉन्ग लास्टिंग चलता रहेगा। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब हुआ कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम कितने टाइम की करें वो अकाउंटिंग, क्या 3 महीने की करें या 6 महीने की करें या 12 महीने की, 2 साल की, कितने टाइम की करें। देखो जब भी हमें किसी प्रॉफिट का पता लगाना है, प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना है, तो हम क्या करते हैं, उस बिजनेस को बंद करके ही इसका सही अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की बिजनेस तो बंद होगा नहीं, लॉन्ग रन तक चलता रहेगा, लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। तो बिजनेस बंद करके ही उसका सही अनुमान जो था वो लगाया जा सकता था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिजनेस को बंद नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें, ऐसी कंडीशन में हमने रखा कि एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसके बीच में हम अकाउंटिंग कर सकें। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी कंपनीज हैं या बैंकिंग सेक्टर है, उन्होंने अपना एक फाइनेंशियल ईयर रखा। क्या रखा, फाइनेंशियल ईयर रखा, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं। तो वो जो फाइनेंशियल ईयर था वो कहाँ से कहाँ तक था, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कहाँ तक था, 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक। तो इस 12 महीने के पीरियड में, इस 1 साल के पीरियड में हम क्या करेंगे, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अब देखिए कि अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास ये 1 अप्रैल मान के चलते हैं 2009 था और ये 31 मार्च 2010 था, अब हमारे पास एक ट्रांजैक्शन और आई है जो कि 1 अप्रैल 2010 की थी। तो
तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें अगले साल के नए अकाउंट तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों तैयार करने पड़ेंगे? क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कब तक का है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। अगर इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगी, ना कि इसी फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ये तो हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब एक क्या होता है, जब हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की डेट के बीच में अकाउंटिंग करते हैं तो वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होती है। और जब अकाउंटिंग 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, कैलेंडर ईयर। क्या कहते हैं, कैलेंडर ईयर उसको कहा जाता है। ठीक है, तो हमें जो एक अकाउंटिंग करनी है वो एक फिक्स पीरियड के बीच में करनी है। अब इसका एक फिक्स पीरियड हो गया। ठीक है, अगर कोई कंपनी है, अगर वो कैलेंडर ईयर को लेना चाहती है या कोई अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है, वो कैलेंडर ईयर को लेना चाहता है, तो वो कहाँ से कहाँ तक लेगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो यहाँ से हमें पता चला कि आपका जो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जो है वो ये कहता है कि आपको अकाउंटिंग करने के लिए, ताकि आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चल सके, आपको एक फिक्स पीरियड की ज़रूरत होती है। और उस फिक्स पीरियड को ही क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग पीरियड, जो कि कब से कब तक होता है, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। नेक्स्ट हम आते हैं कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे या जो भी हम बिजनेस में एसेट्स खरीदेंगे, एसेट्स का मतलब पता है आपको, एसेट्स का मतलब होता है जिस पर एक स्वामी का अधिकार होता है, जिस पर एक बिजनेस की ओनरशिप होती है। ठीक है, जिनको हम प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी हमारे पास हमारा सामान है वो हमारी एसेट्स हो गई। ठीक है, तो जो एसेट्स है वो हमने कितने में खरीदी थी, एक मशीनरी मान लिया हमने खरीदी 1 लाख की। ठीक है, जब हमने 1 लाख की खरीदी थी, क्या अब भी वो 1 लाख की बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। तो अब किसी चीज़ के तो रेट बढ़ सकते हैं, किसी चीज़ के घट सकते हैं। मान लिया हमने कोई ज़मीन खरीदी, 10 लाख की खरीदी थी, अब उसके रेट जो बढ़कर हो गए हैं वो 50 लाख हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब हम 50 लाख पे शो करेंगे। उसने कहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि आप किस पे शो करोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करोगे। मतलब जो पुरानी वैल्यू है जिस पे आपने खरीदा था या जिसका आपके पास बिल है उस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि प्रेजेंट वैल्यू पे। हम प्रेजेंट वैल्यू पे क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो एक लंबे टाइम तक चलेगा। मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे क्या नहीं करते, शो नहीं करते। ठीक है, किस पे शो करते हैं हम उसको, हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पे, जिस पे हमने जब खरीदी थी। मान लिया एक मशीनरी हमने 2009 में 5 लाख की खरीदी, ठीक है, और वो 2010 में मान के चलते हैं कि वो 11 लाख की हो गई, तो हम उसको 11 लाख पे शो नहीं करेंगे, हम उसको 5 लाख पे ही शो करेंगे। ठीक है, हाँ, हालांकि हम डेप्रिसिएशन उसका घटा सकते हैं अगर कोई डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होता है तो, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू शो नहीं करते। भाई हमें प्रेजेंट वैल्यू क्यों शो करनी है, नहीं करनी, जब बेचेंगे तो ही तो प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे ना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल का मतलब है कि आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके 2 इफेक्ट होंगे। ड्यूअल मतलब 2, तो 2 एस्पेक्ट आपके बनेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप करते हो तो उसके 2 एस्पेक्ट बनते हैं। कोई भी लेन देन जब होता है तो हमारे पास अगर कोई चीज़ आ रही है तो हमारे पास से कोई चीज़ जाएगी भी, जिसमें से एक अकाउंट, जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कितने अकाउंट को, 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगी। कितने अकाउंट्स को, कम से कम 2 अकाउंट को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। अब जो वो 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं उनमें से एक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और एक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारी एसेट्स होती है वो हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है, कि लायबिलिटी और कैपिटल को अगर जोड़ दिया जाए तो एसेट्स होते हैं, क्योंकि हमारे जो एस्पेक्ट हैं वो 2 हैं।
दो एस्पेक्ट होंगे, ड्यूअल एस्पेक्ट होंगे, तो एसेट्स हमारी किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर हो जाएगी। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का आप इस तरीके से बता सकते हो, इस तरीके से एक्सप्लेन इसको किया जा सकता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर की गई है तो उसके दो इफेक्ट पड़ेंगे, कोई भी लेन देन अगर होगा तो उससे कम से कम दो अकाउंट तो प्रभावित होंगे ही होंगे, जिनमें से एक अकाउंट को डेबिट और दूसरे अकाउंट को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसमें आते हैं, अब जो ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट था इसी को ही क्या कहा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। क्या कहा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब है कि आप रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, आप कब रियलाइज करोगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कि रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, आपने रिवेन्यू का मतलब पढ़ा था कि जो भी हमारे बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, जब भी हमारे बिजनेस में किसी भी चीज़ से पैसा अगर आ रहा है तो उसको रिवेन्यू कहा जाता है, या दूसरी फॉर्म में हम कह सकते हैं कि रिवेन्यू उसको कहा जाएगा जब हम बिजनेस में कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उस ट्रांजैक्शन से हमारी कैपिटल बढ़ रही है तो उसको क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, रिवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा। मान लिया हम सेल करते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और हम सेल कर रहे हैं, जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो वो जो पैसा है वो क्या कहा जाएगा, उसको रिवेन्यू कहा जाएगा। अब देखिए, सेल हम कैश में भी कर सकते हैं या फिर क्रेडिट पे या उधार पे भी कर सकते हैं। तो जब भी हम सेल करते हैं, अब इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लिया कि हमने माल बेचा, 10,000 रुपये का माल हमने बेचा, हमने माल आज बेच दिया, अगला बंदा कहता है कि मैं 1 हफ्ते बाद पेमेंट करूंगा, तो आप रिवेन्यू कब मानोगे, अभी या फिर 1 हफ्ते बाद जब कैश मिल जाएगा। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जब भी आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हो, जब भी आप उसको अधिकार दे देते हो उस चीज़ को यूज़ करने का, तो तभी आपका क्या मान लिया जाता है, रिवेन्यू मान लिया जाता है। अब आपने तो सामान आज बेच दिया, ठीक है, और उसके लिए पेमेंट कब आएगी, 1 हफ्ते बाद आएगी, तो आप कब मानोगे उसको, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करोगे, आज की डेट में ही करोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने आज की डेट में उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है। इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो क्या होगा कि आपने कैश तो आज ले लिया है, लेकिन आप कह रहे हो कि माल हम भेजेंगे 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद माल भेजेंगे हम, ठीक है, तो माल तो ओनरशिप तो नहीं गई ना, ओनरशिप तो 10 दिन बाद जाएगी। तो जब ओनरशिप 10 दिन बाद जाएगी तभी वो क्या किया जाएगा, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, और जब तक रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता तब तक हम उसकी एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से समझ आया। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि जब का वो रिवेन्यू है तो उसी टाइम के हमें क्या देखना है, एक्सपेंस भी देखने हैं। जिस ईयर के हम रिवेन्यू देख रहे हैं उस ईयर के ही हमें एक्सपेंस देखने पड़ेंगे, खर्चे देखने पड़ेंगे, कॉस्ट देखनी पड़ेगी, ताकि हम उनको मैच करके प्रॉफिट निकाल सके। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि जितने भी टोटल रिवेन्यू हैं उनमें से अगर हम क्या माइनस कर देंगे, एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जिस ईयर के आपने क्या लिए हैं, रिवेन्यू लिए हैं, उसी ईयर के आपको क्या लेने पड़ेंगे, एक्सपेंस लेने पड़ेंगे, ताकि आपको नेट प्रॉफिट का पता चल सके। नेक्स्ट आता है आपका अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब होता है कि आप पूरा बिजनेस कैश पर नहीं चला सकते। बहुत ही कम बिजनेस ऐसे हैं जिनको कैश पे चलाया जा सकता है, उधार नहीं की जाती, लेकिन एक बिजनेस में बने रहने के लिए आपको उधार भी करनी पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि कैश आया तो ही रिकॉर्डिंग होगी, नहीं। तो जब भी हम, चाहे हम कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब उधार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे आप माल उधार बेचो चाहे आप नकद बेचो, आपको ट्रांजैक्शन दोनों ही करनी पड़ेगी। तो एक्रूअल का मतलब है कि
कैश के साथ साथ आपको जो क्रेडिट है, उधार है, उसकी भी ट्रांजैक्शन करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब है कि जो भी आप सामान खरीद रहे हैं या जो भी आप सामान बेच रहे हैं उसके साथ उसका बिल या उसकी रसीद ज़रूर रखें। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो भी उसके स्पेशल एविडेंस हैं, जो भी उस चीज़ के प्रूफ हैं, वो बिजनेस में रखे जाएं ताकि जो बिजनेस रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रू एंड फेयर दिखाई दें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी में हम ये कह सकते हैं कि आपको अगर अपने बिजनेस में कोई फ्रॉड नहीं चाहिए, कोई बायसनेस नहीं चाहिए, तो आपको वो सारे प्रूफ रखने पड़ेंगे। ठीक है, जिनके बिहाफ पे अब मान लिया कि हमने एक एसेट्स खरीदी, ठीक है, कोई भी एसेट्स, मान लिया फर्नीचर खरीदा, 5 लाख का फर्नीचर था, ठीक है, उसका बिल हमने ले लिया है, तो हमने किसको फॉलो किया है? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट को फॉलो किया है। ठीक है, अगर हमने उसका इनवॉइस लिया है, बिल लिया है, तो हम ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। सो गाइस, अकाउंटिंग कंसेप्ट आपके पूरे होते हैं 10 यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या है? फर्स्ट, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब हुआ कि जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर वो इंटरेस्टेड पार्टी से रिलेटेड है, मतलब दूसरी पार्टी से रिलेटेड है जो कि आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है, उनको आपको क्या करना पड़ेगा? फुल्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्या आपकी पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, आपको वो पॉलिसीज़ बतानी पड़ेंगी जिसमें उनका इंटरेस्ट है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या अकाउंटिंग में वो चीज़ें नहीं छुपा सकते। ठीक है, कई बिजनेस क्या करते हैं, देखते हैं कि वो अपने उनको अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करते हैं, अपने लॉसेस को छुपा देते हैं। वो दिखाते हैं कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है हमारी कंपनी में, तो बैंक क्या करता है, उनको पैसे दे देता है कि प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारा पैसा चुकाने के लायक है। लेकिन जब इनकम टैक्स वाले आते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट्स नहीं दिखाते। वो क्या करते हैं कि अगर प्रॉफिट्स दिखाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स से बचने के लिए वो प्रॉफिट को नहीं दिखाते। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बैंक से पैसा लेने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट शो करते हैं। तो इसका ही दूसरा नाम है विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, तो हमें विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी है, हमें अपने अकाउंट्स क्लियर, ट्रू, फेयर बनाने हैं, पूरी तरीके से डिस्क्लोज करनी है हर एक चीज़, हर एक पॉलिसी। ठीक है, जो कि अगले बंदे को समझ आ जाए। दूसरा है आपका कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो पॉलिसी, जो मेथड्स आपने पिछले सालों में यूज़ किए थे वो ही आपके अब और अगले सालों में चलते रहेंगे। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई भी इफ़ेक्ट जो ऐसा चेंज लाए जो आपके लिए अच्छा हो और तब भी आप कंसिस्टेंसी में बने रहें, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक मेथड में प्रॉब्लम है, हम पिछले सालों से वो मेथड यूज़ करते आए थे, मान के चलते हैं कि हम जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन में हमने एक मेथड से लगाया, स्ट्रेट लाइन मेथड से। हम 10 सालों से स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते आ रहे हैं। अब हमें लगा कि जो डेप्रिसिएशन हम स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल साबित नहीं हो रहा है, तो हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाना चाहिए। तो अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो ही हम इस कंसिस्टेंसी को चेंज करेंगे, तो ही हम मेथड को चेंज करेंगे। जब तक हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उस मेथड को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप मेथड चेंज कर सकते हो लेकिन ज़रूरत होने पर। और अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो तो आपको नीचे फुट नोट में दिखाना पड़ेगा कि हमने पिछले साल ये मेथड यूज़ किए थे और अब ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये कंसेप्ट क्यों जनरेट हुआ? वो इसलिए जनरेट हुआ कि जब हम पिछले सालों की जो कंपैरिजन है वो इन सालों से करेंगे तो मेथड्स तो जो है सेम होने चाहिए। अब मेथड्स ही सेम नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या आप कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी आया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं, ठीक है, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस,
फ्यूचर में होने वाले लॉसेस उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फ्यूचर में होने वाले इनकम एंड गेन्स और प्रॉफिट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं प्लेइंग सेफ। किस नाम से जाना जाता है ये? प्लेइंग सेफ। तो जब हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ता है? उनके लिए प्रोविज़न बनाना पड़ता है। प्रोविज़न में हमें कुछ पैसा रिजर्व करके रखना पड़ता है कि अगर इस तरीके के लॉसेस आ गए तो हम इसमें से वो पैसा निकाल के उस लॉसेस की भरपाई कर सकते हैं। अब अगर लॉसेस नहीं हुए तो भी हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है भाई। कौन चाहता है कि उसके बिजनेस में लॉस हो? लेकिन ये तो सभी चाहते हैं ना कि हमारे बिजनेस में अगर कोई लॉस है तो उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करके रखी जाए। तो कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस का मतलब यही है कि अगर कोई लॉस और एक्सपेंस अगर फ्यूचर में होने वाले हैं तो उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कोई इनकम अगर फ्यूचर में होने वाली है तो हो सकता है ना भी हो, ठीक है, कंटिजेंसी है, नहीं भी हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक्सपेंस को जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, इनकम को या प्रॉफिट्स को नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में क्या आता है कि जो भी आप, मटेरियलिटी का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। क्या मतलब होता है इसका? इम्पोर्टेंट। तो जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाएं। आप उसको ओवरबर्डन्ड ना करें, ठीक है। आप उसमें ऐसा ना करें कि आप 70-80 पेजेस की PDF बना के किसी बंदे को भेजें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है? आपको वही चीज़ें उसमें शो करनी है जो कि ज़रूरी है। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो फुल डिस्क्लोजर का क्या है? अपोजिट ही कहा जाएगा, लेकिन नहीं। फुल डिस्क्लोजर में आप सिर्फ उन पॉलिसीज़ को या उन मेथड्स को दिखा रहे हो जिसके लिए दूसरी पार्टी इंटरेस्टेड है, ठीक है। लेकिन कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में है कि अगर आप दूसरी पार्टी को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो फ्रॉड वाली नहीं है तो आप उसको मटेरियल कहोगे, ठीक है। आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखानी है जो दूसरी पार्टी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसी कोई भी इन दोनों में ही ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि आप जो सीक्रेट्स हैं बिजनेस के वो बताएं। नहीं, फुल डिस्क्लोज में ये नहीं आता कि आप अपने बिजनेस के सीक्रेट्स भी शेयर करें, हाँ, लेकिन उन दूसरी पार्टीज़ के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ें आपको शेयर करनी पड़ेगी, वो चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, और वही हमारे किस में आते हैं? मटीरियलिटी में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस सामने वाले बंदे को ये पता है कि हाँ ये चीज़ तो होनी ही है, तो आप उसको अगर शो ना भी करें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े। आपके 10 अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। फिर आपके आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो कन्वेंशंस आपके 4 हैं। कौन कौन से हैं? फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म एंड मटीरियलिटी। सो थैंक यू गाइज। आपको अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू क्लास।